अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज हम शुरू करते हैं मेंटल हेल्थ नर्सिंग में न्यू लेक्चर जो कि है मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001। इस लेक्चर में स्पेसिफिकली हम कवर करेंगे कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 क्यों आया और इसकी क्या करेक्टरिस्टिक्स है, कौन कौन से अमेंडमेंट्स इस ऑर्डिनेंस में हुई है। फिर इसके एक एक चैप्टर को हम पढ़ेंगे और इसमें जो स्पेसिफिकली मेंटल हेल्थ से रिलेटेड या जो हमारा जो क्लिनिकल साइड होता है या नर्सिंग साइड होता है, मेडिकल साइड होता है, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है, जो भी सेक्शंस है, जो भी चैप्टर्स है, तो उसको हम डिटेल से पढ़ते हैं। ओके, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। लेकिन लेक्चर पे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर हम हमारी चैनल पे नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करवाएं। ओके, तो मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 है क्या, फिर इसकी कौन कौन से चैप्टर्स है, उस चैप्टर को हम डिस्क्राइब करते हैं और फिर इसके बाद जो है हम स्लाइड पे आते हैं। Mental health ordinance, an ordinance to amend the law related to mentally disordered persons with respect to their care and treatment, the management of their property and other related matter। तो सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन क्या है कि मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस ये वो ऑर्डिनेंस है जिसमें अमेंडमेंट्स की गई है। अमेंडमेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट्स जो है ना इसमें की गई है। जैसे कि पहले यूज़ होता था कुछ डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड जो है ना अबाउट द मेंटली इल पेशेंट के बारे में यूज़ होती थी कि इनको लोग पागल कहते थे या लिनेटिक पेशेंट्स इनको कहते थे, और भी इस तरह की उसकी जो क्रिमिनल लॉज थे वो क्रिमिनल लॉज या उसकी जो ऑफेंसिव बिहेवियर था या उसकी जो ट्रीटमेंट के हवाले से था कि उसकी जो लीव एंड डिस्चार्ज के हवाले से जो ऑर्डिनेंसेस थी, जो पहले से जो एक्ट्स थी, तो वो एक्ट्स जो है ना थोड़ा सा वो डिसरिस्पेक्टफुल थी या कंप्लीट नहीं थी। तो उसी में थोड़ी सी अमेंडमेंट की गई और साथ में न्यू चीज़ें जो है ना वो इस ऑर्डिनेंस के थ्रू वो शामिल की गई और वो कानून का हिस्सा बन गया। तो ऑर्डिनेंस टू अमेंड द लॉज रिलेटेड टू मेंटली डिसऑर्डर पर्सन। अब ये अमेंडमेंट या ये ऑर्डिनेंस किन लोगों के बारे में है? जो मेंटली डिसऑर्डर लोग हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर केयर एंड ट्रीटमेंट। सबसे पहले इसमें इस अमेंडमेंट में इस ऑर्डिनेंस में जो मेंटली डिसऑर्डर पर्सन्स है उनकी केयर और ट्रीटमेंट की बात किया गया। फिर द मैनेजमेंट ऑफ देयर प्रॉपर्टी एंड अदर, और इसकी जो प्रॉपर्टी है या और जितने भी रिलेटेड मैटर्स हैं उनकी जो नुकसान वो करी या सोसाइटी में किसी को नुकसान पहुंचाई, तो इन सारे मामलात का केयर क्या होगा। तो इसी के बारे में जो है ना एक ऑर्डिनेंस पास हुआ 2001 में जिसको जो है ना नाम दिया गया मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001। अब ये जो ऑर्डिनेंस है इसके 11 चैप्टर्स हैं। एक एक चैप्टर को जो है हम डिस्क्राइब करते हैं। जो सबसे पहला चैप्टर है इसमें इंट्रोडक्शन किया गया, इंट्रोडक्शन टू मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस जो हमने इधर किया, और साथ में वो लोग जो मेंटली डिसऑर्डर लोग होते हैं, तो वो लोग कौन कौन सी लोग होते हैं, किन किन लोगों को हम मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट जो है ना वो कहेंगे। तो वो लोग जिनकी डेवलपमेंट या माइंड डेवलपमेंट कंप्लीट नहीं हुई हो, मतलब ये कि जो बचपन से या जो पैदाइशी जो है ना उसकी माइंड डेवलपमेंट अच्छी तरह नहीं हुई हो, या वो लोग जिनकी इंटेलिजेंस जो है ना वो इम्पेयर्ड हो, या उनकी सोशल फंक्शन उसकी सोशल इंटरेक्शन जो है ना वो इम्पेयर्ड हो, या वो लोग जिनके बिहेवियर एग्रेसिव बिहेवियर जो है ना वो एबनॉर्मल एग्रेसिव बिहेवियर शो करे, और साथ में वो लोग जो सीरियसली इररिस्पॉन्सिबल कंडक्ट जो है ना वो शो करे। तो इस तरह के लोग इनको जो है ना हम मेंटली एल पेशेंट कहेंगे। इससे पहले मेंटली एल पेशेंट के लिए एक नेम यूज होता था जो लिवनेटिक पेशेंट। लिवनेटिक पेशेंट का मतलब ये था कि पागल लोग। अब ये जो पागल का लफ्ज़ है थोड़ा सा डिसरिस्पेक्टफुल था, तो मेंटल जो 2001 का ऑर्डिनेंस था उसमें वो लफ्ज़ चेंज किया गया मेंटली एल पेशेंट या मेंटल डिसऑर्डर पेशेंट के नेम से। ओके, तो ये चैप्टर 1 का डिस्क्रिप्शन। चैप्टर 2 में फिर जो है ना मेंटल हेल्थ अथॉरिटी कायम किया गया जिसकी जो है ना 7 साइकोट्रिस्ट मेंबर होंगे और 7 जो है ना इसमें ब्यूरोक्रेट्स होंगे, सिविल सर्वेंट्स इसमें जो है ना 7 होंगे। फिर इसके अलग कैटेगराइजेशन है, इसके हेड को चेयरमैन और ये सब कुछ जो है ना फिर इसकी डिटेल में आते हैं, लेकिन इनके साथ जो है ना हमारा इतना वो लेना देना नहीं है। चैप्टर 3 में केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन इनफॉर्मल और वॉलंटरी बेसिस। तो इनफॉर्मल या वॉलंटरी बेसिस पे जो है ना आप केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड कर रहे हो पेशेंट को, तो ये चैप्टर जो है ना ये हमारे मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड है, तो इसको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ओके, बाद में चैप्टर नंबर 4 में लीव एंड डिस्चार्ज, तो ये भी हम डिटेल से पढ़ेंगे। और चैप्टर नंबर 5 में जुडिशियल प्रोसीजर्स रिगार्डिंग प्रॉपर्टी एटसेट्रा, जो भी रिलेटेड मैटर टू मेंटली एल पेशेंट होते हैं तो वो जुडिशियल प्रोसीजर्स उसकी क्या होगी तो ये भी हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग से रिलेटेड नहीं है, तो इस वजह से इसको हम डिटेल से नहीं पढ़ती। चैप्टर नंबर 6 में कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ मेंटली एल पर्सन, जो मेंटली एल पर्सन होता है उसका
कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, उसका जो खर्चा आता है, चाहे वो हॉस्पिटल में हो या आउट ऑफ हॉस्पिटल में हो, तो उनका जो खर्चा आता है वो लाइबिलिटी किसकी, वो उसके लिए लाइबल कौन पर्सन होगा, तो ये मुतय्यन करना चाहिए। सारी चैप्टर नंबर 6 में होते हैं। चैप्टर नंबर 7 में प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंटली इल पेशेंट, जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं तो उसकी जो ह्यूमन राइट्स है, उसको जो हुकूक, इंसानियत की जो हुकूक है वो कौन कौन सी और किस तरह जो है ना आप उसको ये हुकूक जो है ना वो मुहैया करेंगे। तो ये सारे चैप्टर नंबर 7 में और ये भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, चैप्टर नंबर 8 में ऑफेंसेस एंड इंडिमिनिटी। ऑफेंसेस मतलब ये वो जो जुर्म करते हैं उसका जिम्मेदार कौन होगा, और साथ में जो इंडिमिनिटी, उसका जो मुआविजा, उसकी जुर्म का मुआविजा जो है ना वो कौन देगा, उनके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि वो तो खुद एल है, वो तो खुद मेंटली एल है। तो ये सारी ऑफेंस और इंडिमिनिटी, इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्यों करेगा, कौन कौन से ऑफेंस जो है ना इस पे आयद होते हैं, कौन कौन से ऑफेंसेस में जो है ना इसको कैद किया जा सकता है, इस पे जो है ना केस बनाया जा सकता है। तो ये सारे की सारी चैप्टर नंबर 8 में, लेकिन ये हम डिटेल से नहीं पढ़ते। अच्छा, चैप्टर नंबर 9 में इंस्पेक्शन ऑफ मेंटली डिसऑर्डर प्रिजनर, जो प्रिजनर होते हैं उनके इंस्पेक्शन जो है ना कौन सा कमेटी या टीम उनका इंस्पेक्शन करेगा, उनको जो है ना कौन कौन सी फैसिलिटीज जो उसका जेल कैद खाना होता है उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। और इसके साथ साथ जो साइकोट्रिक डिसऑर्डर वाली पेशेंट थी, इसका जो पहला जेल होता था तो इनको क्रिमिनल लिवनेटिक पेशेंट कहते थे ये लोग, कि ये क्रिमिनल लिवनेटिक है, मतलब ये कि ये पागल है, मुजरिम पागल है। लेकिन फिर इसके बाद जो है ना, और इसका जो कैद खाना होता था तो उसको जो है ना एक क्रिमिनल या पागल लोगों का जेल कहा जाता था, जैसे कि आजकल भी कुछ लोग कहते हैं। लेकिन इस एक्ट में जो है ना उसको, उसकी नेम को चेंज किया गया और उसकी जेल खाने को जो है नेम दिया गया साइकोट्रिक फैसिलिटी, ओके, या मेंटल हेल्थ फैसिलिटी का नाम उसको दिया गया। अच्छा, चैप्टर नंबर 10 में फोरेंसिक साइकोट्रिक सर्विसेज असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट, फोरेंसिक साइकोट्रिक सर्विसेज जो है ना इनको प्रोवाइड की जाए। तो ये फोरेंसिक साइकोट्रिक मतलब ये कि अब पेशेंट को पेशाने कि वाकई ये जो है ना ये मेंटली इल पेशेंट है या नहीं, या कोई किसी पर केस बना दे और वो जो है ना अपने आप को बहाना बना दे कि मैं जो है ना उस वक्त मेरे दिमाग काम नहीं कर रहा था, ये बंदा जो है ना मेंटली इल है, इस वजह से इन्होंने काम किया। तो फोरेंसिक साइकोट्रिक सर्विसेज जो है ना ये प्रोवाइड करते हैं कि इस बंदी का असेसमेंट करें कि वाकई ये इस कंडीशन में है या नहीं है, और इनको फिर ट्रीटमेंट प्रोवाइड करें। चैप्टर नंबर 11 में मिसलेनियस, मतलब इससे इन वो चीज़ें जो इन 10 चैप्टर में नहीं आती, इसके साथ साथ वो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मिसलेनियस इसके अलावा या सपोर्टिव जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि स्पेशलाइज साइकोट्रिक केयर है या और कोई अपीलिंग वगैरह वो चीज़ें होते हैं। तो इसके अलावा जितनी भी चीज़ें होते हैं जो मेंटली इल पेशेंट से रिलेटेड हो तो वो इस 11 नंबर चैप्टर में होते हैं। हम इसमें जो है डिटेल से डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4 और साथ में जो है ना जो चैप्टर नंबर 7 है, तो ये हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले चैप्टर नंबर 3, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ मेंटली डिसऑर्डर पर्सन। ओके, असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट मेंटली डिसऑर्डर पर्सन में आते हैं। इसमें फिर हर एक चैप्टर में अलग अलग सेक्शंस होते हैं, तो इसमें से हम सिर्फ वो सेक्शन पढ़ेंगे जो हमारी मेंटल हेल्थ नर्सिंग से या नर्सिंग क्लिनिकल से जो है ना वो रिलेटेड होते हैं। तो इसमें जो सेक्शन नंबर 7 केयर इन द कम्युनिटी, फिर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन an informal and voluntary basis, admission for assessment, admission for treatment, admission for assessment in case of urgency and emergency holding। तो ये चैप्टर नंबर 3 में हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला वाला केयर इन कम्युनिटी, सेक्शन नंबर 7। तो केयर इन द कम्युनिटी ये बात बता रहे हैं कि आपने जो है ना कम्युनिटी बेस आपने पेशेंट को ट्रीटमेंट देना है, प्रोविजन ऑफ गाइडेंस, एजुकेशन, रिहेबिलिटेशन आफ्टर केयर एंड प्रिवेंटिव मेजर्स एंड द कम्युनिटी। आप कम्युनिटी में जो है ना उसको गाइडेंस प्रोवाइड करें, उसको एजुकेशन प्रोवाइड करें, उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ना केयर के बाद, ट्रीटमेंट के बाद उसकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है ना आप मेजर उठा दें, और साथ में प्रिवेंटिव मेजर जो है ना आप उसको पहुंचा दे। तो ये आप कम्युनिटी में करेंगे, फैमिली, होम, वर्क प्लेस या एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो है ये आप ये काम करेंगे जो मेंटली इल पेशेंट होते हैं उनके लिए। ओके, फिर केयर एंड ट्रीटमेंट ऑन इनफॉर्मल एंड वॉलेंट्री बेसिस, सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 में आप इनफॉर्मल और वॉलेंट्री बेसिस पे आप केयर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। इसका सिंपल मतलब ये, क्योंकि ये पेशेंट वॉलेंटियरली आपके पास आ जाए तो आप उसकी असेसमेंट करेंगे और उसको जो है ना ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे। पेशेंट कम्स हिमसेल्फ और इज ब्रॉट बाय रिलेटिव और रिपोर्ट बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर और फॉर साइकेट्रिक असेसमेंट। कोई मेडिकल प्रैक्टिशनर है, कोई नर्स प्रैक्टिशनर है, कोई जो है ना कोई पेशेंट खुद ब खुद आ जाए आपके पास, या कोई उसका रिलेटिव जो है ना उसको रेफर करे कोई किसी साइकोट्रिस्ट के पास, तो वो साइकोट्रिस्ट या जो मेडिकल ऑफिसर होते हैं तो वो उस बंदे को एग्जामिन करेगा। ये उसका हक है जो सेक्शन नंबर 8 ने उनको दी है। ओके,
ट्रीटमेंट ऑन आउट पेशेंट बेसिस और अदरवाइज, आप उसको ट्रीट करेंगे एज एन आउट पेशेंट, मतलब यूबीडी में आप को ट्रीट करेंगे। अगर ज़रूरत हो तो इन पेशेंट बेसिस पे आप उसको एडमिट भी कर सकते हैं, तो फिर वो डिपेंड ऑन द नेसेसिटी। मे बी डिस्चार्ज ऑन विड्रॉल ऑफ हिज कंसेंट, और आप पेशेंट को जो है ना फिर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। अगर इन पेशेंट बेसिस पे आपने ट्रीट किया तो उसकी जो कंसेंट्स होते हैं, कंसेंट बेस पे, मतलब ये वो आपको कही कि मैं वाकई डिस्चार्ज होना चाहता हूँ, या उसके कोई रिलेटिव वगैरह आ जाए और आप उस कंसेंट के बेस पे जो है ना उसको फिर डिस्चार्ज भी कर सकते हैं। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद रिस्ट्रेंट डिटेंशन फॉर असेसमेंट एंड ट्रीटमेंट। अब जो लोग ज़्यादातर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, मेंटली इल होते हैं, तो उनके लिए फिर आप कैद खाना, रेस्टेंट और डिटेंशन का मतलब है कि कैद खाने में आप किस तरह जो है ना आप रखेंगे। तो उसकी फिर 4 उसूल है। एक जो है ना आप जेल में या डिटेंशन में रख सकते हो एडमिशन फॉर असेसमेंट, असेसमेंट के लिए आप जो है ना जेल में इसको रख सकते हो, या एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के लिए आप रख सकते हो अर्जेंट एडमिशन फॉर असेसमेंट, या अर्जेंसी बेस पे जो है ना आप इसके असेसमेंट, मतलब ये कि इस असेसमेंट और ट्रीटमेंट में जो है ना थोड़ा सा टाइम लगता है। अगर पेशेंट ज़्यादा इल है तो अर्जेंट बेस पे आप असेसमेंट को रख सकते हो। और इमरजेंसी होल्डिंग, फिर जो है ना अगर कोई पेशेंट जो है ना वो एडमिटेड है और एडमिटेड पेशेंट कोई इस तरह के हरकत शुरू करे या बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए, तो फिर इमरजेंसी होल्डिंग इसको कहते हैं। अभी डिटेल से हम पढ़ते हैं। सबसे पहला वाला एडमिशन फॉर असेसमेंट सेक्शन नंबर 10 में ही आता है। एडमिशन फॉर असेसमेंट के लिए जो है ना सबसे पहले आपने ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन को क्लियर करना है। ग्राउंड फॉर डिटेंशन का मतलब है कि जिस बंदे को आप कैद कर रहे हो तो उसके लिए कोई ग्राउंड रियलिटीज़ होते हैं, कोई ग्राउंड बेसिस होते हैं कि आप किस इमा पे जो है ना इस बंदे को आप कैद करते हो। किसी डॉक्टर ने आपको कहा है, किसी पेशेंट ने खुद आपको कहा है, या जो है ना उसके रिलेटिव्स ने आपको कहा है, या सोसाइटी ने आपको गिला किया है कि ये बंदा जो है ना ये बीमार है, इधर जो है ना लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसको लेके जाओ। तो इसको क्या कहते हैं, ग्राउंड फॉर डिटेंशन। तो ग्राउंड फॉर डिटेंशन ये होता है कि अगर कोई पेशेंट आपके पास खुद आ जाए कि मुझे असेसमेंट के लिए जो है ना आपके पास रहना है, आप मुझे असेस करो, मेरी सिम्टम्स को असेस करो कि मुझ में कोई बीमारी, तो खुद वो आ जाए। या प्रोटेक्शन ऑफ अदर पर्सन, दूसरी लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आप उस बंदी को जो है ना कैद में रखते हो, जो उसका साइकोट्रिक फैसिलिटी आजकल उसका नाम है। मतलब ये कि इस तरह की कैद नहीं होती कि वाकई जो है ना वो जलखाना होता है, लेकिन उसके लिए जो है ना एक बाउंड्रीज होते हैं, उस बाउंड्री के अंदर वो रहता है। और साइकोट्रिस्ट जो है ना वो आते हैं, मेडिकल ऑफिसर्स उनके लिए आते हैं, उसकी डेली असेसमेंट करते हैं और उसी के बेस पे उसकी ट्रीटमेंट करते हैं। ओके, अच्छा, तो यह दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचाने से बचाने के लिए आप उस बंदी को रखते हो। केयर एंड ट्रीटमेंट इन द कम्युनिटी ऑन एन इनफॉर्मल एंड वॉलंटरी बेसिस इज नॉट पॉसिबल। अब ये आप तब करोगी, आप डिटेंशन में बंदी को तब लाओगी जब इनफॉर्मल बेस पे या वॉलंटरी बेस पे उसकी कम्युनिटी में केयर पॉसिबल नहीं हो। मतलब ये कि कम्युनिटी में आप उसको केयर नहीं दे सकते, लोगों को नुकसान हो रहा है, उधर जो है ना लोग इससे अजियत में हैं, या वो बंदा खुद जो है ना कम्युनिटी में केयर नहीं लेना चाहता या उसको प्रोवाइड नहीं की जा सकती, तो फिर आप जो है ना उसको डिटेंशन में लेके आओगे। ओके, अब इसके लिए जो है ना जब आप बंदे को डिटेंशन में लेके आओगे तो उसके लिए कुछ रिकमेंडेशन होने चाहिए। मतलब ये कि किसी सही बंदे से आप ये एक साइकियाट्रिस्ट होगा या मेडिकल ऑफिसर, इन दोनों जो है ना ये दोनों उसको क्या करेंगे, रिकमेंड करेंगे कि वाकई ये बंदा जो है ना मेंटली इल है और इसको जो है ना डिटेंशन में रखना चाहिए। फिर तीसरा पीरियड ऑफ डिटेंशन कितना होगा एडमिशन पर असेसमेंट के लिए 28 डेज जो है ना आप इसको रखेंगे डिटेंशन में। जब इसकी असेसमेंट कंप्लीट हो जाए तो फिर आप इसको जो है ना छोड़ेंगे। ओके, राइट टू अपील। अब अगर आपने किसी शहरी को आपने उठा दिया कि मैं आपके लिए जो है ना असेसमेंट करता हूँ और आप जो है ना मेंटली इल है, या सोसाइटी ने उस पर जो है ना कोई इल्ज़ाम लगा दिया कि ये मेंटली इल है और आपने उसको डिटेंशन में लेकर आया, तो फिर वो बंदा ये कहे कि मैं बीमार नहीं हूँ, मुझे कोई सिम्टम नहीं है, तो वो किस तरह प्रूव करेगा। तो फिर उस बंदी के साथ एक हक ये होगा, एक राइट ये होगा कि वो 14 डेज में सिर्फ एक मरतबा, मतलब ये कि 28 डेज में जो है ना 2 मरतबा वो अपील कर सकता है। 14 डेज आफ्टर 14 डेज ओनली वंस विद इन 14 डेज। तो 14 डेज के अंदर अंदर जो है ना वो अपील कर सकता है कोर्ट में, और कोर्ट अगर उसकी बात मानी जाए उधर जो है ना कोर्ट उस पेशेंट को देखेंगी कि वाकई इसको इलनेस है या नहीं है। तो 28 डेज में जो है ना ये सिर्फ एक मरतबा अपील कर सकता है आफ्टर 14 डेज या विद इन 14 डेज। 14 डेज के बाद जो है ना ये फिर अपील नहीं कर सकता, क्योंकि उसकी जो है ना फिर दोबारा छोड़ने की जो है ना दिन वो करीब आते हैं। तो विद इन 14 डेज जो है ना वो क्या करेगी, अपील कर सकता है अपनी रिहाई के लिए। ओके, अच्छा, एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट। अब ट्रीटमेंट के लिए जो है ना एक पेशेंट को एडमिट करते हो तो सेक्शन 11 में आते हैं, और इसमें जो है ना ग्राउंड फॉर डिटेंशन ये होता है कि नीड ट्रीटमेंट एंड साइकोट्रिक फैसिलिटी एंड पेशेंट्स ऑन इंटरेस्ट और प्रोटेक्शन ऑफ अदर। तो समझ द केस की पेशेंट है उसको जो है ना ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। अब ये जो है ना ये आप पेशेंट खुद आपको बताइए कि मुझे ट्रीटमेंट के लिए लेके जाओ साइकोट्रिक फैसिलिटी में, या जो है ना कोई और लोग जो है ना उसके बारे में गिला शिकवा करे कि
शख्स से जो है ना इधर मसले है, इसको ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो फिर आप उसको ट्रीटमेंट के लिए लेके आते हो। मेडिकल रिकमेंडेशन, इसके लिए 2 मेडिकल ऑफिसर जो है ना, वन ऑफ होम मस्ट बी एन अप्रूव्ड साइकोट्रिस्ट होगा। ओके, अब पीरियड ऑफ डिटेंशन इसकी 6 मंथ डिटेंशन होगी, और 6 मंथ बाद अगर ये बंदा ठीक नहीं हुआ तो फिर आप उसको रिन्यू करते हो, उसकी असेसमेंट करेंगे साइकोट्रिस्ट। अगर ये 6 मंथ के बाद फिर भी ये ठीक नहीं हुआ तो फिर उसको जो है ना रिन्यू करते हो उसका ये ड्यूरेशन। राइट ऑफ अपील, इस बंदे के साथ भी अपील का हक होगा। एंड अप वन अपील इन ईच पीरियड ऑफ डिटेंशन, मतलब है कि 6 महीनों में सिर्फ एक मरतबा ये अपील कर सकता है कोर्ट में कि मैं जो है ना बीमार नहीं हूँ या मुझे ये मसला नहीं है, तो ये अपील कर सकता है इसके खिलाफ। ओके, अच्छा, तीसरा नंबर है अर्जेंट एडमिशन फॉर असेसमेंट, सेक्शन नंबर 12 में आता है। अब ग्राउंड डिटेंशन इसके लिए क्या होगा? अर्जेंट नेसेसिटी फॉर डिटेंशन एंड पैक दैट प्रोसीजर अंडर सेक्शन 11 विल इनवाइट अनडिजायरेबल डिले। तो ये एडमिशन पर असेसमेंट हमने इधर पढ़ लिया ना कि इसके लिए जो है 28 डेज का टाइम होता है इसके लिए। लेकिन अगर इसी में एडमिशन पर असेसमेंट में डिले आता है, मतलब ये कि पेशेंट फिर भी बाहर जो है ना घूम रहा फिर रहा होता है, तो फिर उसके लिए सेक्शन नंबर 13 है 12 है, और इसमें क्या होता है? अर्जेंट एडमिशन होता है। अब अर्जेंट एडमिशन ये होता है कि अब बंदी को जो है ना डायरेक्टली आप लेके आओ, उसके लिए जो है ना 1 अप्रूव्ड मेडिकल साइकोट्रिस्ट या नॉमिनेटेड मेडिकल ऑफिसर की ज़रूरत होगी, या साइकोट्रिस्ट करेगा, या साइकोट्रिस्ट अपनी जगह कोई मेडिकल ऑफिसर उन्होंने नॉमिनेट किया कि ये मेरी जगह जो है ना ये काम करेगा, तो वो बंदा जो है ना क्या करेगा, वो रिकमेंडेशन देगा कि वाकई इस पेशेंट को अर्जेंट एडमिशन फॉर असेसमेंट की ज़रूरत है। इसकी ड्यूरेशन जो है ना वो 72 आवर्स होते हैं, मतलब ये कि 72 आवर में आप बंदे को जो है ना चेक करोगे। अगर उसको मेंटल इलनेस है तो फर्दर प्रोसीजर जमा करेंगे, अगर मेंटल इलनेस है तो आप उसको छोड़ेंगे। फिर इसमें जो है ना अपील का कोई हक नहीं होता क्योंकि ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा कम है। ओके, अच्छा, इसके बाद सेक्शन नंबर 13 इमरजेंसी होल्डिंग है। इमरजेंसी होल्डिंग में क्या होता है? ग्राउंड फॉर डिटेंशन ये होती है नेसेसिटी टू होल्ड एन एडमिटेड पेशेंट फॉर सेफ्टी ऑफ हिज हेल्थ एंड प्रोटेक्शन ऑफ अदर एंड इट्स नॉट। तो ये सबसे पहले इमरजेंसी होल्डिंग ये होता है कि आप एक एडमिटेड पेशेंट है, आपके साथ साइकोट्रिक वार्ड है, उस वार्ड में एक पेशेंट एडमिटेड है, आप डायरेक्टली उस पेशेंट सीवियर कंडीशन में चला गया, मतलब ये कि उसकी सिम्टम सीवियर में चला गई, दूसरे लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, अपने आप को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसी के लिए उसी वक्त जो है ना कोई साइकोट्रिस्ट नहीं होता है, कोई मेडिकल रिकमेंडेशन के लिए जो साइकोट्रिक फैसिलिटी होना चाहिए या उसका जो नॉमिनेटेड मेडिकल ऑफिसर होता है वो प्रेजेंट नहीं होता उस वक्त। मतलब कि ऐसी कंडीशन में रात के वक्त जो है ना एक पेशेंट है और उसको ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन आ गया, एडमिटेड है, और वहाँ पे जो है ना कोई साइकोट्रिस्ट भी नहीं है और ना उसका जो नॉमिनेटेड मेडिकल ऑफिसर होता है वो नॉमिनेटेड मेडिकल ऑफिसर भी नहीं है, तो फिर क्या करेगा? फिर उधर जो भी मेडिकल ऑफिसर होगा तो वो इसको रिकमेंड करेगा डिटेंशन के लिए, और वो डिटेंशन जो है ना फॉर अ पीरियड ऑफ 24 आवर होगा, मतलब है कि 24 आवर के लिए फिर आप इसको बंद कर सकते हो और इसमें भी अपील का कोई हक नहीं होगा। ओके, तो ये 24 आवर के लिए फिर आप इसको डिटेन कर सकते हो, और ये तब कर सकते हो जब कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं होता, नॉमिनेटेड मेडिकल ऑफिसर भी नहीं होता और साथ में साइकोट्रिस्ट भी नहीं होता, तो फिर आप इसको बंद करो। जब साइकोट्रिस्ट फैसिलिटी आ जाए या कोई उसका जो नॉमिनेटेड मेडिकल ऑफिसर है वो आ जाए, पेशेंट को देख ले कि इसको क्या क्या सिम्टम्स है, इसको वाकई एडमिशन की ज़रूरत है या नहीं है, तो फिर जो है ना वो प्रोलॉन्ग टाइम के लिए उसको एडमिट कर सकते हैं। ओके, ये टाइप्स ऑफ डिटेंशन है, मेडिकल रिकमेंडेशन पीरियड और राइट ऑफ अपील है। तो ये जो है ना एडमिशन पर असेसमेंट 2 मेडिकल ऑफिसर जो है ना उसके लिए चाहिए, इसके लिए भी 2, इसके लिए 1 चाहिए, इसके लिए 1 चाहिए, इसकी 28 डेज है, 6 मंथ रिन्यूएबल है, 72 और 24 आवर्स है। इसमें अपील के हक है, इसमें भी है, और इसमें अपील के हक नहीं है। ये हमने डिटेल से डिस्कस किया एक एक में। ओके, अच्छा, फिर इसके बाद जो है ना हम आते हैं, ये था चैप्टर नंबर 3 जो ख़त्म हो गया। चैप्टर नंबर 4 में जो इसका चैप्टर नंबर 4 है वो है लीव एंड डिस्चार्ज के हवाले से। लीव एंड डिस्चार्ज में क्या है? अ रिलेटिव कैन अप्लाई फॉर अर्जेंट लीव फ्रॉम साइकोट्रिक फैसिलिटी ऑफ एन एडमिटेड पेशेंट फॉर साइकोट्रिस्ट इन चार्ज ऑन सबमिशन ऑफ अंडरटेकन। कोई बंदा, कोई रिलेटिव आ गया, एक मेंटल इल पेशेंट है, वो एडमिटेड है, उसको कोई रिलेटिव जो है ना वो वार्ड में आ गया और आपको कहा कि मुझे जो है ना ये पेशेंट मेरा रिश्तेदार है, मेरा कज़न है, मेरा चचा है, और मैं इसको जो है ना लेके जाना चाहता हूँ वापस अपने घर में या अपनी गांव में जो है ना मैं इसको वापस लेना चाहता हूँ, तो फिर मतलब ये कि इसको आप डिस्चार्ज करिए, इसको लीव दे दी या डिस्चार्ज करिए। अब ये लीव आप देंगी, उसकी अपनी रूल्स है कि किस तरह आप लीव देते हो। ओके, लेकिन आप उस जो बंदा उसको लेने के लिए आया है उससे आप एग्रीमेंट लेंगे, और वो एग्रीमेंट क्या होगा
कि वो बंदा ये एग्री करेगा कि वो इस टू टेक केयर ऑफ द मेंटली इल पेशेंट, कि जो मेंटली इल पेशेंट है इसका मैं जिम्मेवार हूँ, इसका मैं केयर करूँगा। दूसरा, टू प्रिवेंट द पेशेंट टू काज इंजरी टू हिमसेल्फ और टू अदर, दूसरा वो उस बंदी का जिम्मेवारी होगा कि वो जो मेंटल इल पेशेंट है वो अपने आप को नुकसान पहुंचाए ना दूसरे लोगों को। टू ब्रिंग बैक पेशेंट आफ्टर एक्सपायरिंग ऑफ द लीव, और जितना छुट्टी अपने पेशेंट के लिए ली है, मतलब ये कि तहखाने से या जो साइकेट्रिक फैसिलिटी होता है उससे जितना छुट्टी आपने जो है ना 3 महीनों के लिए पेशेंट को लेके गया है, 1 साल के लिए लेके गया है, लेकिन जब ये टाइम एक्सपायर हो जाए, ख़त्म हो जाए, तो आपने पेशेंट को दोबारा जेल में लेके आना है। ओके, अच्छा, डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट किन बेसिस पे होगा? सेक्शन नंबर 21 कहता है कि द साइकाट्रिस्ट इंचार्ज ऑफ द ट्रीटमेंट में ऑर्डर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एट एनी टाइम बी डीम्ड एट एप्रोप्रिएट। 21 नंबर सेक्शन ये कहता है कि साइकाट्रिस्ट को जब ये मालूम हो जाए कि पेशेंट अब ठीक हो गया है और उसी जो है ना उसी इधर मजीद रखने की ज़रूरत नहीं है, उसकी ट्रीटमेंट ख़त्म हो गई और वो ठीक हो गया है, सिम्टम्स ख़त्म हो गए, तो उसको जो है ना जब भी मुनासिब लगे तो उसको डिस्चार्ज कर सकते हैं। सेक्शन नंबर 22 क्या कहता है? एनी पेशेंट हु फील्स दैट ही इज रिकवर्ड अप्लाई टू मजिस्ट्रेट। अब वो साइकाट्रिस्ट उसको जो है ना अलाउ नहीं कर रहा और पेशेंट कहता है कि मैं तो ठीक हूँ, तो पेशेंट फिर क्या करेगा? पेशेंट जो है ना मजिस्ट्रेट को अप्लाई करेगा, मतलब ये कि वो अपने आप को महसूस कराए कि मैं ठीक हूँ, लेकिन साइकाट्रिस्ट कहता है कि नहीं तुम ठीक नहीं हो, तो फिर पेशेंट जो है ना वो जो मजिस्ट्रेट होता है, इलाके का जो मजिस्ट्रेट होता है उधर वो अप्लाई करेगा। मजिस्ट्रेट जो है ना नेसेसरी इंक्वायरी ऑर्डर फॉर, मजिस्ट्रेट जो है ना उसको असेस करेगा, उसके इर्द गिर्द लोगों से पूछेगा और सोसाइटी में उसके बारे में पूछेगा और उस बंदे को भी देखेगा, साइकोट्रिस्ट से जो है ना वो कंसल्ट करेगा और फिर उसकी डिस्चार्ज का ऑर्डर देगा। तो ये सेक्शन नंबर 22 कहता है। अच्छा, सेक्शन नंबर 23 कहता है, इफ पर्सन एडमिटेड फॉर असेसमेंट इज फाउंड नॉट मेंटली डिसऑर्डर एंड इज कैपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ हिमसेल्फ एंड मैनेजिंग हिज अफेयर्स, ही विल बी डिस्चार्ज बाय साइकोट्रिस्ट ऑफ द फैकल्टी। अब अगर एक पेशेंट है और वो असेसमेंट के लिए जो है एडमिट किया गया है, लेकिन वो जो है ना मेंटल डिसऑर्डर उसमें कोई नहीं पाया गया, वो अपने आप का ख्याल रखता है और अपने मामलात को जो है ना वो अच्छी तरह से मैनेज कर सकता है, तो फिर जो उधर का साइकोट्रिस्ट होता है उसे चाहिए कि वो उसको क्या करे, उसको डिस्चार्ज करे। सेक्शन नंबर 25 ये कहते हैं, एप्लीकेशन बाय रिलेटिव फॉर डिस्चार्ज ऑफ द पेशेंट एडमिटेड अंडर सेक्शन 10 and 11 हैज़ रिलेटिवली वेल अप्लाई टू मजिस्ट्रेट। तो अब ये कहता है कि अगर सेक्शन नंबर 10 और 11 के तहत कोई बंदा जो है ना वो क्या है, वो एडमिटेड है। सेक्शन 10 और 11 कौन कौन से था? सेक्शन नंबर 11 जो है ना वो एडमिशन फॉर ट्रीटमेंट था और सेक्शन नंबर 10 जो है ना वो एडमिशन फॉर असेसमेंट था, जिसके 28 डेज है और इसकी 11 डेज ड्यूरेशन है, और 11 इसकी 6 मंथ ड्यूरेशन है। तो अगर इन सेक्शन के अंदर कोई बंदा जो है ना वो एडमिटेड है, वो कैद खाने में है, साइकाट्रिक फैसिलिटी में है, उसके रिलेटिव आगे वो कहते हैं कि हम इसको जो है ना बाहर करना चाहते हैं, उसकी डिस्चार्ज चाहते हैं, तो फिर वो रिलेटिव क्या करेंगे, वो इस तरह की डायरेक्टली उसको डिस्चार्ज नहीं कर सकता, वो अप्लाई करेगी जो उस इलाके के मजिस्ट्रेट है उन तक। मजिस्ट्रेट जो है ना वो कंसल्ट करेगा साइकोट्रिस्ट के साथ और फिर जो है ना उसकी एप्लीकेशन को अगर साइकोट्रिस्ट ने कहा कि वाकई ये रिकवर है, तो फिर उसको जो है ना वो मजिस्ट्रेट दोनों कंसल्ट करके उसकी डिस्चार्ज का फैसला करेगा। अगर दोनों को ने ये फैसला किया कि इसको नहीं डिस्चार्ज करना चाहिए, तो फिर पेशेंट जो है ना वैसी की वैसी मेंटल हेल्थ फैसिलिटी में होगा। ओके, सेक्शन नंबर 19 ये कहते हैं, मेंटली डिसऑर्डर पर्सन फाउंड इन पब्लिक प्लेसेस। अब एक मेंटल डिसऑर्डर पर्सन है और आपने उसे बाजार में देखा, उसी गांव में देखा, उसी सड़क में देखा, मतलब पब्लिक प्लेस में आपने उस बंदी को देखा, तो अब क्या करोगे? If an officer in charge of the police station finds a place to which the public have access, a person whom he has reason to believe is suffering from mental disorder and to be immediate need of control the said officer। तो सबसे पहले अगर कोई पुलिस ऑफिसर है, उस पुलिस ऑफिसर ने किसी बंदे को देखा एक पब्लिक प्लेस में, पब्लिक प्लेस वो प्लेस होता है जहाँ पे आम लोग जो है ना आते जाते रहते हैं, उनके एक्सेस होते हैं। इसी जगह में एक बंदे को देखा और पुलिस ऑफिसर को ये यकीन हो गया कि वाकई ये जो बंदा है ये सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर, इनको मेंटल डिसऑर्डर है, तो पुलिस ऑफिसर फिर क्या करेगा? और पुलिस ऑफिसर ये महसूस करे कि इनको इमीडिएट केयर और कंट्रोल की ज़रूरत है, तो द सेड पुलिस ऑफिसर मे इफ ही थिंक्स इट नेसेसरी टू डू एज इन द इंटरेस्ट ऑफ दैट पर्सन और फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अदर पर्सन। अगर पुलिस ऑफिसर ये फील करेगा कि ये उस बंदे की जान के लिए भी लाजिम है और दूसरे लोगों की हिफाजत के लिए भी लाजिम है कि रिमूव दैट पर्सन टू अ प्लेस ऑफ सेफ्टी विच मीन्स ओनली अ गवर्नमेंट रन हेल्थ फैसिलिटी, तो इस बंदे को पुलिस लेके जाएगा एक ऐसी जगह जो सेफ्टी का जगह हो, मतलब ये कि एक ऐसी जगह जो गवर्नमेंट उसको रन करता हो। गवर्नमेंट कौन सी जगह को रन करता है?
जो जेल होता है, कैद खाना होता है, जो साइकोट्रिक फैसिलिटी होता है, तो उस वहाँ तक जो है ना पुलिस अफसर को लेके जाएगा। अ गवर्नमेंट रन साइकोट्रिक फैसिलिटी हैंड हिम ओवर टू एनी सुटेबल रिलेटिव हु इज विलिंग टू टेम्पररी रिसीव द पेशेंट। और फिर जब वो उसको साइकोट्रिक फैसिलिटी में लेके जाएगा, अगर उसके बाद उसका कोई रिलेटिव आ गया और रिलेटिव जो है ना वो इस बंदे को रिसीव करता है अपनी जिम्मेवारी भी, तो उसको फिर हवाला करेगा। ओके। अच्छा, a person removed to a place of safety under this section may be detained there of a period not exceeding 72 hours for the purpose of enabling him to be examined by psychiatrist or his nominated medical officer and for making any necessary arrangement for his treatment care। तो अब ये कहता है कि अगर एक बंदे को आपने लेके गया साइकोट्रिक फैसिलिटी में या कैद खाने में आपने लेके गया, तो वो आप उधर 72 आवर्स से ज़्यादा नहीं रख सकते। 72 आवर्स तक आप उधर रखेंगे और उस 72 आवर्स में उसको एक साइकोट्रिस्ट या उसका जो नॉमिनेटेड ऑफिसर होता है, मेडिकल ऑफिसर, वो आएगा, उसको एग्जामिन करेगा और एग्जामिन के बाद जो है ना उसकी ट्रीटमेंट और केयर का एहतमाम करेगा। अगर ये आपने नहीं किया तो आप किसी भी बंदे को 72 आवर्स से ज़्यादा जेल में या साइकोट्रिक फैसिलिटी में नहीं रख सकते। ओके। चैप्टर नंबर 7 वो क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स मेंटली डिसऑर्डर पर्सन। तो ये चैप्टर नंबर 7 है कि अब मेंटल डिसऑर्डर पर्सन की कौन कौन सी राइट्स हैं। उसका जो पहला राइट है केस अटेम्प्टेड सुसाइड। एक बंदा है उसने सुसाइड के अटेम्प्ट की, तो उसकी क्या राइट्स है। सच ए पर्सन शुड बी असेस्ड बाय ए फ्रूट साइकोट्रिस्ट इफ फाउंड टू बी सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर शुड बी ट्रीटेड। अगर ऐसी बंदा आपने पाया जिसने अटेम्प्ट की सुसाइडल अटेम्प्ट्स की थी, तो आप उसको ट्रीट करेंगे, साइकोट्रिस्ट उसको एग्जामिन करेगा, उसकी जो नीड्स है उन नीड्स को जो है ना पूरा करेगा और उसकी ट्रीटमेंट करेगा। ये इसका राइट है। दूसरा जो राइट उनका कॉन्फिडेंशियलिटी का है। कॉन्फिडेंशियलिटी, नो पेशेंट शैल बी पब्लिकाइज्ड, नॉट हैज आइडेंटिटी डिस्क्लोज टू द पब्लिक थ्रू प्रेस और मीडिया अनलेस सच पर्सन चूज टू पब्लिकाइज हिज ओन कंडीशन। अब किसी भी बंदी का कंडीशन जो है ना आप मीडिया पे नहीं लेके आओगे, हत्ता जब तक जो है ना वो बंदा खुद अपने आप को जो है ना पब्लिकाइज करे, खुद अपने आप को जो है ना मीडिया पे लाने के लिए जो है ना वो कंसेंट दे दे, तब तक जो है ना आप किसी बंदे की किसी भी रिपोर्ट को जो है ना आप पब्लिक नहीं कर सकते। ओके। अच्छा, informed consent before commencing any investigation and or treatment has been given to patient or if the patient is minor his nearest relative or guardian as the case may be। तो ये इस ऑर्डिनेंस में ये एक अहम जो है ना वो पेश रखता कि इससे पहले जो मेंटल डिसऑर्डर लोग होते थे तो उनसे कंसेंट नहीं लिया जाता था, लेकिन इसी वाले में जो है ना इसी मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 में ये लाजिम किया गया कि जिस बंदे को आप ट्रीटमेंट दे रहे हो तो उसका इन्फॉर्म्ड कंसेंट ज़रूर होगा। या अगर वो बंदा खुद पागल है, बीमार है, खुद जो है ना वो साइकोट्री के लिए मेंटली इल है, तो फिर उसका कोई रिलेटिव होगा, उस रिलेटिव से जो है ना आप उनका इन्वेस्टिगेशन या उनसे जो है ना कंसेंट आप लेंगे। तो ये उसका है कि अगर वो माइनर हो तो उसका कोई नियरेस्ट रिलेटिव जो है ना वो क्या करेगा, वो कंसेंट देगा। अच्छा, वी आर द कंसेंट ऑफ अ पेशेंट ऑफ एनी फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशंस and or treatments has been given by the patient or if the patient is minor। तो ये कंसेंट आप किससे लेगा, जिस बंदे की इन्वेस्टिगेशन होती है या जिसको आप ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हो। अगर वो पेशेंट खुद जो है ना वो माइनर है, हिज नियरेस्ट रिलेटिव और गार्डियन वुड गिव द शुड हैव टू गिव द कंसेंट। तो फिर उसके जो नियरेस्ट रिलेटिव होता है, गार्डियन होता है, तो उन्होंने जो है ना वो देना है होता है। एज द केस में भी, जिसकी केस होते हैं, मे विड्रॉ हिज कंसेंट इन राइटिंग एट एनी टाइम बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रीटमेंट। और ये जो है ना ये जो कंसेंट को जो बंदा कंसेंट दे रहा है, मतलब उसको कोई गार्डियन है, कोई रिलेटिव है और उन्हें ये कंसेंट दे दिया कि उनकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए, तो ट्रीटमेंट कंप्लीशन से पहले भी जो है ना वो अपील कर सकता है और अपनी कंसेंट को दोबारा ले सकता है और पेशेंट को लेके जा सकता है, ये उसका हक है। ओके। अच्छा, विदाउट प्रीजुडिस टू द एप्लीकेशन ऑफ सबसेक्शन about to any treatment given under the plan of treatment to which a patient or if the patient is minor his nearest। तो ये कहता है कि ये जो सबसेक्शंस हमने बताई सारी की सारी, तो बगैर किसी तासुब की, बगैर किसी इम्तियाज़ की, about to any treatment given under the plan of treatment to which a patient or if the patient is minor his nearest relative or guardian as the case may be who has consented to such a plan may anytime withdraw his consent in writing to further treatment or to further treatment of any description under the plan of treatment। तो इसका सिंपल मतलब ये है कि अगर उस बंदे ने कंसेंट दी है, जो बंदा कंसेंट किस लिए, जो बंदा मेंटली इल है उसके लिए, या उस बंदे ने खुद दी है कि मेरा ट्रीटमेंट किया जाए, या अगर वो माइनर है, छोटा है या बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो उसका कोई रिलेटिव या नाइबर है, उन्होंने कंसेंट दी है, तो हर टाइम ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट या ड्यूरिंग द प्लान ऑफ ट्रीटमेंट जो है ना वो अपने कंसेंट को दोबारा
ले सकता है और पेशेंट को लेके जा सकता है। ओके, तो ये था आज का हमारा लेक्चर जो अबाउट द मेंटल हेल्थ ऑर्डिनेंस 2001 था। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।